तुम्हारी फैमिली हमेशा से सन्स प्रोड्यूस करती आई है, पर तुम्हारे डैड के जनरेशन में लगातार 8 डॉटर्स पैदा हो गई। तुम्हारी मम ने जिद में आकर 45 की एज में एक और चांस लेने का प्लान बनाया। एक मेल एयर इंश्योर करने के लिए उन्होंने डेली 4 बार स्पाइसी हॉट पॉट खाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि बड़े हुए पेट के साथ स्क्वायर में डांस भी किया। पर अचानक एक फॉर्चून टेलर ने एंट्री मारी और प्रिडिक्ट किया कि ये भी पक्का एक लड़की ही होगी। ये सुनते ही तुम्हारी मॉम का फेस उतर गया। उन्होंने ये प्रेगनेंसी सिर्फ एक सन के लिए प्लान की थी। अगर एक और डॉटर आई तो 9 फेरीज की कास्ट पूरी हो जाएगी। इमोशनली ट्रिगर होकर उन्हें प्रीमेच्योर लेबर स्टार्ट हो गया, और इस तरह फैमिली के इकलौते प्रेशियस बॉय यानी तुम्हारा ग्रैंड बर्थ हुआ। और इससे पहले कि तुम एक रिच एयर की लाइफ एंजॉय कर पाते, एक इनफर्टाइल कपल ने तुम्हें सीक्रेटली किडनैप कर लिया। तुम्हारी 8 सिस्टर्स को जैसे ही पता चला कि उनका इकलौता ब्रदर मिसिंग है, उन्होंने अपने सारे कनेक्शंस यूज करके देश भर में तुम्हारी क्रेज सर्चिंग शुरू कर दी। पलक झपकते ही 5 साल गुजर गए। तुम्हारे अडॉप्टिव पेरेंट्स का इनफर्टिलिटी का इशू चमत्कार से सॉल्व हो गया और उनका अपना खुद का चाइल्ड पैदा हो गया। इसके बाद उन्होंने तुम्हें एक कचरे की तरह घर से बाहर निकाल फेंका। होमलेस होकर तुमने एक गार्बेज डंप के पास अपना छोटा सा बेस बना लिया और स्क्रैप्स कलेक्ट करके अपना सर्वाइवल करने लगे। फिर एक दिन तुमने देखा कि कुछ दूरी पर एक माजराती धीरे धीरे आ रही है। तुम्हारी छोटी छोटी टांगें जैसे वहीं फ्रीज हो गई। तुम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाए। ड्राइवर अंकल जाओ को लगा कि तुम कोई स्कैमर हो जो एक्सीडेंट का फेक नाटक करेगा। उसने पैनिक में एक्सेलरेटर दबाया और भागने का ट्राई किया। ये देखकर तुम तेजी से भागे और कार के ठीक सामने आकर उसे ब्लॉक कर दिया। तुमने चिल्लाकर कहा कि आगे के ब्रिज टनल में पानी भरा है, वहां से क्रॉस करना बहुत डेंजरस है। कार के अंदर बैठी वुमन ने विंडो से बाहर देखा। तुम्हारी ओवरसाइज और फटी हुई ड्रेस देखी। घुटने पर एक बड़ा सा छेद था। तुम बहुत ही गंदे और छोटे लग रहे थे, लेकिन स्ट्रीट लाइट की येलो ग्लो में तुम्हारी वो शाइनिंग आईज एकदम प्योर और क्लियर लग रही थी। तुम्हारी आंखों में बस एंजाइटी थी और उन्हें देखकर जरा भी नहीं लगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। पता नहीं क्यों उस वुमन को तुम्हारे अंदर एक अजीब सी फेमिलियरिटी फील हुई। उसने सॉफ्टली नॉड किया और आखिरकार तुम पर ट्रस्ट करने का डिसीजन लिया। उसने कहा कि अंकल जाओ, क्या आपके पास कैश है? इसे 1,000 रुपए दे दो। अंकल जाओ ने तुरंत अपनी पॉकेट से पैसे निकाले और विंडो के गैप से तुम्हें देते हुए कहा कि लिटिल बॉय, आज के लिए तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू। ये हमारी बॉस की तरफ से तुम्हारा रिवॉर्ड है। तुम डर के मारे झटके से अपने हाथ पीछे खींच लिए और बोले कि आंटी, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। मैंने तो बस आपकी हेल्प के लिए वार्निंग दी थी, मुझे आपके पैसों का कोई लालच नहीं है। उधर अंकल जाओ को बहुत टेंशन हो रही थी। उन्होंने ये शॉर्टकट वैसे भी टाइम सेव करने के लिए लिया था, और अब तुम्हें यहाँ ऐसे डिले करते देखकर वो झल्ला गए। उन्होंने कहा कि हे लिटिल गाय, चुपचाप इसे रख लो ना, बाहर इतनी सर्दी है। इन पैसों से तुम बहुत सारा टेस्टी खाना खरीद सकते हो, इसे जल्दी से रख लो। तुमने अपनी लाइफ में कभी इतने पैसे नहीं देखे थे। तुम फिर से रिजेक्ट करने ही वाले थे कि अचानक तुम्हारे माइंड में आया कि विंटर आने वाला है और तुम्हारा वो छोटा सा टेंट बर्फ की तरह फ्रीज हो जाएगा। ये 1,000 रुपए तुम्हारे लिए लिटरल लाइफ सेवर थे। आखिरकार तुमने धीरे से कहा थैंक यू आंटी, और फिर खुशी खुशी पैसे लेकर अपनी पॉकेट में रखने लगे। पर तुम्हारी स्पीड इतनी तेज थी कि तुम्हारे गले में लटकता हुआ जेड पेंडेंट बाहर आ गिरा। बैक सीट पर बैठी उस वुमेन ने जैसे ही उस जेड पेंडेंट को देखा, उसके प्यूपिल्स झटके से श्रिंक हो गए। एकदम शॉक में उसने कार का डोर पुश किया और उस लग्जरी कार से बाहर आ गई। उस वुमेन के इस सडन एक्शन ने तुम्हें इतना डरा दिया कि तुम कई स्टेप्स पीछे हट गए। तुम सोचने लगे कि कहीं ये टॉल आंटी अपने 1,000 रुपये वापस लेने का प्लान तो नहीं कर रही। जब उस वुमन ने तुम्हारे चेहरे पर वो पैनिक देखा तो उसने तुरंत अपनी हाइट नीचे की और तुम्हारे लेवल पर बैठ गई। उसने अपने चेहरे पर एक बहुत ही स्वीट और फ्रेंडली स्माइल लाने का ट्राई किया और पूछा, लिटिल ब्रदर, तुम्हारा नेम क्या है? तुमने डरते हुए धीमी आवाज में रिप्लाई किया, मेरा नेम शाओके है, मुझे अपना सरनेम नहीं पता। उसने फिर बहुत ही सॉफ्ट टोन में पूछा, क्या मैं तुम्हारे गले का वो जेड पेंडेंट देख सकती हूँ? तुम्हें अचानक रियलाइज हुआ कि तुम्हारा सबसे प्रेशियस सीक्रेट बाहर आ गया है। तुमने घबराकर तुरंत उसे अपने हाथों से कवर कर लिया और वापस अपनी शर्ट के अंदर छुपा लिया। उस वुमन को समझ आ गया कि यहाँ जबरदस्ती करना गलत होगा, तो उसने अपनी वॉइस को और भी जेंटल करते हुए कहा, लिटिल ब्रदर, तुम बिल्कुल मत डरो, हम कोई बैड गाइज नहीं है। तभी तुम्हारे माइंड में अचानक अपने मास्टर की एडवाइस फ्लैश हुई।
उन्होंने कहा था कि अगर कोई तुम्हारा जेड पेंडेंट देखना चाहे तो बिना डरे उसे शो कर देना। इसलिए तुमने थोड़ा हेजिटेट करते हुए धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा, आंटी मैं सिर्फ एक सेकंड के लिए दिखाऊंगा, आपको जल्दी देखना होगा, ये प्रेशियस आइटम मेरे लिए बहुत स्पेशल है और मैं इसे बिल्कुल नहीं बेचूंगा। उस वुमन ने बेसब्री से उस जेड पेंडेंट को अपने हाथों में लिया। उसकी पतली फिंगर्स ने उस विंटेज स्टोन को बहुत सॉफ्टली टच किया। हालांकि स्ट्रीट लाइट बहुत डिम थी और साफ दिख नहीं रहा था, लेकिन उस फेमिलियर टच ने उसके दिल में एक जबरदस्त शॉक वेव भेज दी। वो अपना एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पाई और तुरंत पूछा, लिटिल ब्रदर, ये जेड पेंडेंट तुम्हें किसने दिया है? तुमने अपनी पलकें झपकाई और बहुत इनोसेंटली जवाब दिया, ये मेरी फैमिली का लास्ट टोकन है जो उन्होंने मेरे लिए छोड़ा था। आंटी आपने इसे बहुत देर तक देख लिया है, अब मुझे जल्दी घर जाना होगा। इतना बोलते ही तुमने झटके से अपना पेंडेंट वापस खींचा और मुड़कर वहां से गायब हो गए। वो वुमन बस स्ट्रीट लाइट के नीचे तुम्हें भागते हुए देखती रह गई। तुम्हारी उस छोटी और कमजोर पीठ पर एक बड़ा सा वोवन बैग लटक रहा था। तुम्हारी उस कमजोर पीठ को देखकर उसके दिल में एक भयानक पेन उठा, जैसे किसी ने चाकू से बार बार वार किया हो। वो फ्राउन करते हुए वापस कार में जाकर बैठ गई। उस जेड पेंडेंट का फील इतना फेमिलियर था। उसने बचपन में अपने ग्रैंडपा के स्टडी रूम में बिल्कुल सेम पीस देखा था। ग्रैंडपा ने बताया था कि वो वैंग फैमिली का अल्टीमेट हेयरलूम है। उन्होंने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए हंसकर कहा था, सिकी, ये तुम्हारी गलती नहीं कि तुम लड़के नहीं हो, लेकिन ये पेंडेंट मैं तुम्हें नहीं दे सकता। वांग सिक्की को ग्रैंडपा के वो पुराने वर्ड्स याद आए और उसके दिमाग में एक बहुत बड़ा गेस स्ट्राइक किया। इस छोटे लड़के की एज, कहीं ये उसका वो खोया हुआ सगा ब्रदर तो नहीं? उसने तुरंत अपना फोन निकाला और एक कॉल डायल किया। हेलो, नॉर्थ सिटी में रहने वाले एक छोटे लड़के की डिटेल चेक करो। वो एक लिटिल बेगर जैसा दिखता है, अराउंड 6-7 साल का है। मुझे कल दोपहर से पहले हर हाल में रिजल्ट चाहिए। इस वक्त गार्बेज डंप की अपने छोटे से टेंट में तुम क्रॉस लेग्ड बैठे अपने मास्टर की दी हुई टेक्निक के अकॉर्डिंग पूरी रात प्रैक्टिस कर रहे थे। सुबह की पहली सनलाइट आते ही तुमने स्ट्रेच करते हुए धीरे से अपनी आंखें खोली। तुम्हें जरा भी थकावट फील नहीं हो रही थी, बल्कि पूरी बॉडी में एक फ्रेश एनर्जी दौड़ रही थी। तुम्हारा माइंड एकदम शार्प और क्लियर हो गया था। तुम्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इस वक्त तुमने सक्सेसफुली ची कॉन्डेंसेशन के इनिशियल स्टेज में एंट्री मार ली है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी चुपचाप तुम्हारी पूरी बॉडी को अपग्रेड कर रही थी। जल्दी ही तुमने नोटिस किया कि तुम्हारी बॉडी पर कोई काली और चिपचिपी चीज लगी है। वो इतनी स्टिकी और स्मेली थी कि तुम्हें खुद से घिन आने लगी। तुमने सोचा कि मुझे इसे तुरंत धोना पड़ेगा, इसलिए तुम एक बेसिन उठाकर अपने टेंट से बाहर भागे ताकि पास के टैप से पानी लेकर नहा सको। तुम कुछ ही दूर गए थे कि तुमने देखा कई गाड़ियां गार्बेज डंप के एज पर आकर रुकी। फिर उन कार्स में से एक ग्रुप बाहर निकला और सीधा तुम्हारी तरफ आने लगा। तुम वहीं फ्रीज हो गए। तुम्हारे माइंड में सबसे पहला थॉट आया, कहीं ये लोग मुझे ऑर्फनेज भेजने तो नहीं आए? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मेरी फैमिली अभी तक मुझे मिली नहीं है। तुमने तुरंत अपना बेसिन नीचे फेंका और वहां से सरपट भागने लगे। वो ग्रुप पूरी रात जागकर आखिरकार तुम्हें इस कचरे के ढेर में ढूंढ पाया था। वो तुम्हें इतनी आसानी से कैसे जाने देते, वरना वापस जाकर वो बॉस वाम को क्या मुंह दिखाते? वो तुम्हारे पीछे भागते हुए चिल्लाने लगे, हे लिटिल बॉय, भागो मत, हम बैड गाइज नहीं हैं। हमने सुना है तुम्हारे पास एक जेड पेंडेंट है, हम बस उसे एक बार देखना चाहते हैं। तुम बिल्कुल मत डरो। तुमने पीछे मुड़कर देखा तो एक अंकल हाफते हुए तुम्हारे पीछे दौड़ रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी डेस्परेशन थी, जिसे देखकर तुम बहुत हेल्पलेस फील करने लगे। कल रात उस आंटी ने वो जेड पेंडेंट देखा था और आज फिर से एक पूरी टीम इसे देखने आ गई। कोई और ऑप्शन ना देखकर आखिरकार तुमने अपने गले से वो पेंडेंट निकाला और उस ओल्ड मैन को थमा दिया। ये ओल्ड मैन असल में वैंग फैमिली के लेट मास्टर के राइट हैंड मैन रह चुके थे। ओल्ड मास्टर की डेथ के बाद वैंग फैमिली ने उन्हें नॉर्थ सिटी में पीसफुल लाइफ बिताने के लिए सेटल कर दिया था। कल रात उन्हें जबरदस्ती नींद से उठाया गया था, सिर्फ इस एक जेड पेंडेंट की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए। उन्होंने तुम्हारे हाथों से वो पेंडेंट लिया। उनके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उन्होंने अपने रीडिंग ग्लासेस पहने, एक मैग्नीफाइंग ग्लास निकाला और उस विंटेज डिजाइन को बहुत डिटेल में ऑब्जर्व करने लगे, खासकर पेंडेंट के इनर साइड पर कार्व्ड वो वॉन्ग कैरेक्टर। ये 100% वॉन्ग फैमिली का वही एंसेस्ट्रल हेयरलूम था जो जनरेशन दर जनरेशन पास होता आया था। ओल्ड मैन जाओ की आंखों से तुरंत आंसू छलक पड़े।
उन्हें याद आया कि ओल्ड मास्टर ने कहा था कि ये पेंडेंट सिर्फ वैंग फैमिली के ग्रैंडसन को मिलेगा। बहुत मुश्किलों के बाद यंग मास्टर का जन्म हुआ था, पर किसी ने उनका चेहरा देखने से पहले ही उन्हें अगवा कर लिया। ओल्ड मास्टर इसी सदमे की वजह से डिप्रेशन में चले गए थे और कुछ ही समय बाद इस दुनिया को भारी पछतावे के साथ छोड़ गए। ओल्ड मैन जाओ ने तुम्हारे उस काले और गंदे चेहरे की तरफ इशारा किया और उनकी कांपती हुई आवाज निकली, क्या तुम ही वो? उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक उनके सीने में एक भयानक दर्द का शॉक लगा। इससे पहले कि वो अपनी इमरजेंसी मेडिसिन निकाल पाते, उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो सीधा जमीन पर गिरकर फेंट हो गए। उधर वांग ग्रुप के सीईओ ऑफिस में वांग सी की पूरी रात एक सेकंड के लिए भी नहीं सोई थी। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ कल रात वाले उस छोटे लड़के का फेस घूम रहा था। उसके वो फटे हुए कपड़े, वो कमजोर सी बॉडी। उसने इन सालों में पक्का बहुत सफर किया होगा। क्या वो सच में मेरा ब्रदर है? ये सोचते ही वांग सी की आंखों में आंसू भरने लगे। असिस्टेंट शाओलियन पिछले 15 मिनट से अपना वर्क रिपोर्ट दे रही थी, पर उसने नोटिस किया कि वांग शी आज बिल्कुल फोकस में नहीं है। वो बहुत बेचैन होकर बैठी थी और शाओलियन की एक भी बात उनके दिमाग में नहीं जा रही थी। शाओलियन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उनकी वो आइस कोल्ड बॉस वांग, जो दुनिया पलटने पर भी अपना एक्सप्रेशन चेंज नहीं करती थी, वो आज रो रही थी। अचानक एक बहुत तेज फोन रिंगटोन बजी, जिसने शाओ लियन को बुरी तरह चौंका दिया। अगले ही सेकंड उसने देखा कि वांग सीकी ने झटके से फोन उठाया और अपनी चेयर से ऐसे जंप की जैसे स्प्रिंग लगी हो। चेयर पीछे गिर गई, पर उन्होंने मुड़कर भी नहीं देखा और सीधा ऑफिस से बाहर दौड़ पड़ी। फोन पर सुनी गई उस एक लाइन ने यंग मास्टर मिल गए हैं उनका पूरा सिस्टम हिलाकर रख दिया था। कार में बैठने के बाद भी वांग सीकी की हार्ट बीट इतनी फास्ट थी जैसे सीने से बाहर आ जाएगी। वो खुद को काम डाउन ही नहीं कर पा रही थी। उन्होंने कुछ सेकंड सोचा और फैमिली ग्रुप चैट में बस एक मैसेज ड्रॉप किया, ब्रदर मिल गया है, और फिर अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। इस वक्त उनके ब्रदर की प्रायोरिटी दुनिया में सबसे ऊपर थी। वांग सीकी नहीं चाहती थी कि कोई भी यूजलेस चीज उन्हें डिस्ट्रैक्ट करे। वो अपने ब्रदर को वापस लाने जा रही थी। इस बीच तुम अभी भी इतने इनोसेंट थे कि तुम्हें लगा इन लोगों को पेंडेंट दिखाने के बाद ये चुपचाप चले जाएंगे। आखिर वो ओल्ड अंकल तो उसे देखते ही बेहोश हो गए थे और जल्दी ही कुछ लोग उन्हें उठाकर ले भी गए थे। क्या इन लोगों को उस ओल्ड अंकल की सेफ्टी की कोई टेंशन नहीं है? ये अभी भी मुझे घेर कर क्यों खड़े हैं? इतने सारे अनजान लोगों के बीच फंसकर तुम बहुत पैनिक और नर्वस फील कर रहे थे। तुमने अपने सीने पर लटके पेंडेंट को दोनों हाथों से टाइट पकड़ा और डरते हुए पूछा, अंकल्स, क्या मैं अब जा सकता हूं? मुझे अपने बहुत सारे काम करने हैं। उनमें से एक ने कहा, यंग मास्टर आप अभी नहीं जा सकते, हमारे बॉस वाइन बस पहुंचने ही वाले हैं। अचानक इन्होंने मुझे यंग मास्टर क्यों बुलाना शुरू कर दिया, और ये बॉस वाइन कौन है? तुम पूरी तरह कंफ्यूज हो गए थे और तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक एक स्पोर्ट्स कार के इंजन की जबरदस्त रोरिंग साउंड ने सन्नाटा चीर दिया। एक बेहद कूल लग्जरी कार सीधा उस गार्बेज डंप के अंदर आकर रुकी। तुम बहुत क्यूरियोसिटी से देख रहे थे क्योंकि तुम्हें घेर कर खड़े वो सारे अंकल्स अचानक पागलों की तरह उस कार की तरफ दौड़ पड़े। सब एक दूसरे को पुश करके कार का डोर खोलने की रेस लगा रहे थे। तुमने दूर से देखा कि जो इंसान कार से उतरा वो और कोई नहीं बल्कि वही आंटी थीं जिन्होंने कल रात तुम्हें 1,000 रुपए दिए थे। उनका पोस्चर एकदम टॉल और कॉन्फिडेंट था। उन्होंने एक परफेक्ट फिटिंग वाला वाइट सूट पहना था और पैरों में शाइनिंग ब्लू क्रिस्टल हील्स थीं। वो बेहद एलिगेंट और स्टनिंग लग रही थी। उनके हर मूवमेंट में एक नेचुरल रॉयल वाइब थी। उनका फेस इतना फ्लॉलेस था कि तुम उनसे नजरें भी नहीं मिला पा रहे थे। कल रात अंधेरे में तुमने ठीक से नहीं देखा था। तुम्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये आंटी इतनी खूबसूरत है। ओह नो, ये आंटी सीधे मेरी तरफ क्यों आ रही है? तुम्हारे अंदर अचानक एक स्ट्रॉन्ग इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स छा गया। तुम्हारा मन किया कि अभी कोई गड्ढा मिले और तुम उसमें छुप जाओ। वांग सी की बहुत तेजी से तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो गई। उनकी आंखों में इंटेंस इमोशंस भरे थे, एक गहरा पेन और बेहद वार्मथ। अपने भाई को ये उनकी दूसरी विजिट थी, पर कल रात की फीलिंग आज जितनी रियल नहीं थी। आज मेरा ब्रदर कल से भी ज्यादा गंदा क्यों लग रहा है? बिल्कुल एक लिटिल मेसी पपी की तरह जिसकी आंखें चमक रही हों। वांग सीकी को लगा जैसे किसी ने उनके सीने में फिर से एक बड़ा सा चाकू घोंप दिया हो। उनकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। उन्होंने कहा, शाओ के, मैं तुम्हारी सिस्टर हूं।
वांग सीकी धीरे से नीचे बैठी। वो तुम्हें एक वार्म हग देना चाहती थी, पर तुम डर के मारे